हेलो गाइस, दिस इज़ हर्षित पांडे, सिलेक्टेड एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर इन इंडियन ओवरसीज़ बैंक। तो वैसे तो थंबनेल से आप समझ गए होंगे कि ये वीडियो किस चीज़ के बारे में है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जो पिछली वीडियो मैंने डाली थी जिसमें मैंने अपने आईबीपीएस पीओ के सिलेक्शन के बारे में बताया था कि मेरे को इंडियन ओवरसीज़ बैंक जो है वो अलॉट हुआ है। तो उसमें कुछ कमेंट्स भी आए थे, मतलब स्ट्रैटेजी जिन्होंने मेरे से पूछी थी, और उससे ज़्यादा मेरे पास इंस्टाग्राम पे भी डीएम आए थे। वैसे मैंने सबका रिप्लाई दिया है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि एक वीडियो मुझे बनानी चाहिए जिसमें जो भी मेरे से क्वेश्चंस पूछे हैं आप लोगों ने। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतने क्वेश्चंस पूछे, मुझे बहुत अच्छा लगा उस चीज़ के लिए। तो क्वेश्चंस मेनली यही थे कि एक तो स्ट्रैटेजी के रिगार्डिंग, दूसरी चीज़ बिगनर्स को कैसे स्टार्ट करना चाहिए उस चीज़ के रिगार्डिंग, और एकेडमिक्स जिनकी लो रही है, एवरेज रही है, उनको किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए। तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में ये वीडियो है। मैं अपनी स्ट्रैटेजी भी शेयर करूँगा, मैंने किस तरीके से किया चीज़ों को, और क्या आपको नहीं करना चाहिए, क्या गलतियाँ मैंने करी है जो आपको नहीं करना चाहिए, जिससे आप और जल्दी एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। मेरे को लगभग 2.5 साल लग गए इस एग्ज़ाम को निकालने में, तो आप कम टाइम में भी निकाल सकते हैं अगर कुछ गलतियाँ आप ना करें। तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में मैं बात करूँगा इस वीडियो में। तो हम बिगनर्स से स्टार्ट करते हैं, कि मतलब बिगनर्स अगर हैं, आप अभी स्टार्ट किया है आपने प्रिपरेशन करना, या नहीं किया है आप सोच रहे हैं आप, तो कैसे आपको प्रिपेयर करना चाहिए उसी के बारे में बात करते हैं। तो सब चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी। तो बिगनर्स के लिए सबसे पहली चीज़ यार ये है कि आपको, अगर आपने मन बना लिया है कि आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, और आप स्पेशली बैंक्स की अगर आपको तैयारी करनी है, तो ये फिर वीडियो आपके लिए है। उसमें अभी सबसे पहली चीज़ है कि आपको ऐसे एकदम अंधी दौड़ में नहीं भागना, क्योंकि सबसे पहले एक तो कंपटीशन आप जान लीजिए, ठीक है, कि कितनी वैकेंसीज़ आ रही हैं और कितना कंपटीशन है। उस हिसाब से आप चीज़ों को पहले एक्सप्लोर करिए। आपको फिर भी लगता है कि हाँ ठीक है, मुझे गवर्नमेंट जॉब की ही तैयारी करनी है, मुझे पब्लिक सेक्टर बैंक्स की ही तैयारी करनी है, तो सबसे पहली चीज़ आपको ओवरव्यू पता होना चाहिए। एक ब्लूप्रिंट आपके दिमाग में होना चाहिए कि अब आपको पढ़ना क्या है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप क्वांट्स लेके बैठ गए, आप सारी चीज़ें कर रहे हो, क्योंकि एसएससी में और बैंक में काफ़ी डिफरेंस है सिलेबस में। अगर आप क्वांट्स की बात करें तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि जियोमेट्री है और ट्रिग्नोमेट्री है। ऐसी चीज़ें जो एसएससी में आती है वो बैंक में नहीं आती, क्योंकि बैंक जो है वो स्पीड मैथ्स जो है वो आता है बैंक में, स्पेशली डीआई और स्पीड मैथ्स, वो सब चीज़ें भी पूछी जाती है। तो वो सब चीज़ें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पूरा क्वांट्स आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या ओवरव्यू आपको लेना है, उसके लिए सबसे पहली चीज़ आपको ये करनी है कि आपको एक मॉक देना है। प्रीलिम्स का आपको एक मॉक दो, आप एक मॉक दो प्रीलिम्स का। एक नहीं बल्कि मैं तो कहूँगा 2-3 मॉक्स कम से कम आप प्रीलिम्स के दो। और अगर आप टाइम लिमिट के साथ नहीं देना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा मॉक सॉल्व करो, टाइम मतलब सबमिट करने के बाद पूरा मॉक सॉल्व करो। और एक मॉक कम से कम मेंस का दो। तो इससे आपको ये पता लग जाएगा कि क्या चीज़ें आपको आती हैं और क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, कि किन चीज़ों में आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि मेन तो टाइम का ही खेल है। 1 घंटे का एग्ज़ाम होता है प्रीलिम्स की, अगर हम बात करें तो 100 क्वेश्चंस होते हैं, और कट ऑफ आप देखो 80 से पार जा रही है। इतना कंपटीशन है, 80 से पार जा रही है, 85 तक भी कट ऑफ जा रही है। तो आपको मेन खेल तो टाइम का ही है। मैं जनरल की कट ऑफ की बात कर रहा हूँ। तो मेन खेल टाइम का ही है। तो आपको सबसे पहले ये चीज़ें देखनी है कि किस चीज़ में आपको टाइम लग रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको अरिथमेटिक में टाइम लग रहा है, अरिथमेटिक के क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लग रहा है, और आप कोई चीज़ छोड़ नहीं सकते हो क्योंकि कंपटीशन है, कट ऑफ इतनी हाई जा रही है। अगर आप ये सोच के चलो कि मैं ये स्किप कर दूं और वो चीज़ें स्किप कर दूं, तो उससे काम नहीं चलने वाला। आपको सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो आप छोड़ के चल सकते हैं, छोड़ के मत चलना, लेकिन हाँ, उनको प्रिपेयर अच्छे से कर लो। एग्ज़ाम अगर उनमें टाइम आपको लगता है तो एग्ज़ाम में आप उनको स्किप कर सकते हो, क्योंकि सारे क्वेश्चंस तो नहीं करते हैं। एक्यूरेसी आपकी मायने रखती है। आप 90 क्वेश्चंस भी करके आ रहे हैं और वो ठीक हैं, तो आपकी कट ऑफ निकल जाएगी। तो चीज़ें आपको सारी करनी है। अरिथमेटिक भी जितना आता है उसमें आपको पूरा करना है। आप एक बारी मॉक दोगे, आपको समझ में आ जाएगा क्या सिलेबस है। आप मॉक देने के बाद अब दूसरी चीज़ आती है कि आपको कोचिंग लेनी चाहिए या फिर ऑनलाइन पढ़ना चाहिए। तो मैं अगर पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने कोई कोचिंग नहीं ली है, और मैं सजेस्ट भी यही करूंगा, क्योंकि नॉलेज जो है वो बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल है। यूट्यूब पे जाइए आप, इतने एप्लीकेशंस हैं, अड्डा 247 है, और भी मतलब कई सारे एप्लीकेशंस हैं, अनअकैडमी है, जिनसे आप ऑनलाइन ही प्रिपेयर कर सकते हैं। आप चाहें तो पेड सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, और चाहें तो
मतलब फ्री में भी अब यूट्यूब पे आप जाके पढ़ सकते हैं, लेकिन सिस्टमैटिकली अगर आपको पढ़ना है तो आप पेड सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। तो मैं ऑफ़लाइन कोचिंग इसलिए नहीं सजेस्ट करता हूँ क्योंकि यार ऑफ़लाइन आप कोचिंग लोगे, ठीक है, आप जाने आने में टाइम वेस्ट करोगे, वहाँ फिर दोस्ती यारी होगी, इन सब चीज़ों में माइंड डाइवर्ट होगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो उससे बेटर है कि आप अपना कोई ऑनलाइन कोचिंग लो जिसमें आपका आने जाने में टाइम वेस्ट ना हो और कुछ डिस्ट्रैक्शंस ना हो। आप ऑनलाइन कोचिंग लोगे तो पैसा भी कम खर्च होगा, ऑफ़लाइन कोचिंग में बहुत पैसा खर्च होता है। आप चाहो तो फ्री में भी ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हो यूट्यूब पे। तो अब चैनल्स कौन-कौन से हैं अगर मैं यूट्यूब के बताना चाहूँ तो मैंने खुद अड्डा 247 ज़्यादा फ़ॉलो किया है। कुछ और भी टीचर्स हैं जिनको मैंने फ़ॉलो किया है, लेकिन मेनली अड्डा 247 मैंने फ़ॉलो किया था, उसी लगभग सभी टीचर्स के लिए। तो अगर क्वांट की बात करी जाए तो आप जैसे सिर्फ मॉक देने अब आपने मॉक दे लिया, ठीक है, उसके बाद आपको ये पता लग जाएगा कि कौन-कौन सी चीज़ें आपको अब पढ़नी है, कौन-कौन सी चीज़ें आपको आती हैं। तो जो चीज़ें आती हैं उसमें बस आपको स्पीड बढ़ानी है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, और जो चीज़ें नहीं आती हैं उनको आप स्पेशली यूट्यूब पे जाके सर्च करो, 2-3 एजुकेटर से आप पढ़ो जिसमें आपको जो ठीक लगे, ठीक है, जो आपको लगे कि हाँ इनका मेरे को अच्छे से समझ में आ रहा है, तो उन एजुकेटर को ही आप पकड़ लो, बार-बार चेंज मत करना है एजुकेटर्स अपने। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अरिथमेटिक में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको प्रॉब्लम है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप जाइए यूट्यूब पे सर्च कीजिए उसके बारे में। अगर आपने पेड सब्सक्रिप्शन नहीं ली हुई है तो मैं बता रहा हूँ, अगर पेड सब्सक्रिप्शन ले लिया फिर तो आप मतलब जैसे वो पढ़ा रहे हैं एक सिस्टम में, उसी सिस्टम में आप अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए। तो ये है, आप गए यूट्यूब पे, आपने सर्च किया, आपने सारी चीज़ें उसके बारे में देख ली, आपने फार्मूलाज़ देख लिया, आपने शॉर्टकट्स देख लिए किस तरीके से आपको करना है। उसके बाद आप आइए, आपको प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस करने के लिए आप या तो किसी बुक को फॉलो कर सकते हो फिज़िकली, बुक को फॉलो कर सकते हो, बुक खरीद सकते हो आप। मैंने कुछ बुक्स खरीदी थी, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा अगर आप चाहें तो। और दूसरी चीज़, बुक खरीदने की भी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आप चाहें तो ऑनलाइन ही पीडीएफ्स आप निकाल सकते हैं। गाइडली एक वेबसाइट है, गाइडली में जाके एक मेंस बूस्टर पैक करके एक चीज़ होती है, वो मैंने ख़रीदा था। उसमें भी आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, डे वाइज़ होता है उसमें, डे 1 से लेकर मतलब आप काफ़ी सारे डेज़ का ख़रीद सकते हैं उसमें। तो क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश का रोज़ का एक टेस्ट होता है, तो उसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आप जो हैं कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस के ये तरीके हैं, बुक से करना चाहें तो बुक से कर सकते हैं, और ऑनलाइन पीडीएफ्स आप देख सकते हैं। कई एप्लीकेशंस की, कई वेबसाइट की पीडीएफ्स आपको मिलती हैं, जैसे गाइडली मैंने बताया, ऑलिव बोर्ड है जिसमें आप कर सकते हैं, प्रैक्टिस मॉक एक वेबसाइट है उसमें भी आपको मिल जाती है प्रैक्टिस करने के लिए। तो क्वांट और रीजनिंग की ये है। अभी मेनली क्या है, आपको प्रीलिम्स, मेंस आपको साथ में लेके चलना चाहिए, मैं ये सजेस्ट करूँगा। तो इससे आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर आप ये सोच के चलोगे कि मैं पहले प्रीलिम्स निकालूंगा, मेरी प्रीलिम्स की कट ऑफ जब निकलने लग जाएगी तब मैं मेंस की तैयारी करूंगा, तो ये बहुत गलत स्ट्रेटजी है। मैंने अपना शुरुआत के लगभग 1 साल शायद इसी स्ट्रेटजी में बर्बाद किया है, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल मत करना। क्योंकि यार आप वेट करोगे ना, उसके बाद पहले प्रीलिम्स निकालने का वेट करोगे आप, फिर उसके बाद मेंस निकालने का वेट करोगे। आपका मेन ऑब्जेक्टिव तो जॉब लेना है ना, तो प्रीलिम्स निकाल के आपको जॉब तो मिलने नहीं वाली। और अगर आप प्रोबेशनरी ऑफिसर का एग्ज़ाम निकाल रहे हो तो मेंस निकाल के भी नहीं मिलने वाली, उसके लिए तो आपको इंटरव्यू भी देना पड़ेगा। तो इसीलिए पूरा आपको साथ में लेके चलना चाहिए। प्रीलिम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आप रोज़ एक मॉक दे रहे हैं, लेकिन आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए कि रोज़ मतलब स्टार्टिंग से ही आप हाई लेवल डीआई, हाई लेवल लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस, हाई लेवल सीटिंग अरेंजमेंट, हाई लेवल पजल्स, हाई लेवल आरसी, कम से कम एक क्वेश्चन तो रोज़ आपको करना ही है इन तीनों चीज़ों का। हाई लेवल पजल्स, हाई लेवल डीआई और हाई लेवल आरसी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। आप एसबीआई पीओ मेंस का जो लेवल है वो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लेके चलो। अब उसके लिए गाइडली का जो मैंने आपको मेंस बूस्टर पैक बताया वो भी आप ले सकते हो। तो उसमें आपको हाई लेवल पजल्स ये सब आपको सिस्टमैटिकली मिल जाएगा, तो आपको ज़्यादा कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बुक मैं ज़्यादा सजेस्ट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं बुक लेके देख लिया, मुझे ज़्यादा फ़ायदा बुक का लगा नहीं। उसमें बहुत ही पुराने क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, कुछ नए भी मिलेंगे, तो वैसे हाई लेवल के नहीं मिलेंगे जो आपको मतलब सच में ग्रो करने में हेल्प करेगा। तो बुक्स इसलिए मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं इसीलिए ऑनलाइन पीडीएफ ज़्यादा सजेस्ट कर रहा हूँ, उसमें अपडेटेड मटेरियल आपको मिलता है, तो वो आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो ये रही बात कि आपको प्रीलिम्स और मेंस साथ में लेके चलना है। और सबसे ज़रूरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, सबसे ज़रूरी चीज़ है करंट अफेयर्स। मतलब ये इतना ज़रूरी है, आप
आपको ये चीज़ बाद में रियलाइज़ होगी, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ। मेंस का एग्ज़ाम जब आप दोगे, स्पेशली पीओ की बात कर रहा हूँ मैं, क्लर्क क्लरिकल में उतना नहीं है, लेकिन प्रोबेशनरी ऑफिसर का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो सबसे ज़रूरी चीज़ है जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स। वो इसीलिए क्योंकि जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस होता है मेंस के एग्ज़ाम में, पीओ मेंस में, चाहे एसबीआई पीओ चाहे आईबीपीएस पीओ आप ले लो, तो क्वांट में और रीजनिंग में अब वो लेवल इतना हाई हो चुका है कि आप कट ऑफ देखो कितनी जा रही है, मतलब 5-5 6-6 नंबर जनरल की कट ऑफ जा रही है 50 में से। तो इतने हाई लेवल क्वेश्चंस आ जाते हैं कि लगभग सभी जो मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं ना सिर्फ वही करते हैं, और पजल्स ज़्यादातर लोग छेड़ते ही नहीं हैं। तो क्वांट और रीजनिंग जो है वो सबका लगभग बराबरी मार्क्स लेके आते हैं। अब गेम चेंज होता है जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स और इंग्लिश में। तो अगर आप सच में प्रोबेशनरी ऑफिसर का एग्ज़ाम निकालना चाहते हो तो मैं आपको सीधी सी एक बात सजेस्ट कर देता हूँ कि इंग्लिश और करंट अफेयर्स अगर आपने ढंग से कर लिए तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे मेंस को निकालने के, मतलब प्रोबेशनरी ऑफिसर के मेंस को निकालने की मैं बात कर रहा हूँ। बहुत चांसेस हाई हो जाएंगे क्योंकि क्वांट और रीजनिंग मतलब समझ लो सब बराबर हो जाते हैं। इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट बच्चा भी उसके बराबर आ जाएगा जिसने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करी हुई है, क्योंकि इतना हाई लेवल का क्वेश्चन हो जाता है कि डर लगेगा ना आपको उसको छू। बेशक आप कर लो, लेकिन मेन जो एग्ज़ाम होता है उसमें रिस्क नहीं लेता है कोई, कि अगर आप करने बैठो आपने 10 मिनट बर्बाद कर दिया और क्वेश्चन भी नहीं हुआ। तो इसलिए जब देख के क्वेश्चन लगता है कि हार्ड है तो उसको कोई छूता ही नहीं है। तो वो क्वांट का सेक्शन और रीजनिंग का सेक्शन लगभग बराबर हो जाता है। तो बाजी वो जीत लेता है जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है और जिसकी करंट अफेयर्स बहुत अच्छा है। तो करंट अफेयर्स इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आपको डे 1 से, जब आपने पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया है, डे 1 से आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना ज़रूरी है। मतलब कई लोग आपको बोलेंगे कि आप मंथली पढ़ लो, आप वीकली पढ़ लो, लेकिन मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगा यार कि मंथली पढ़ के मैं देख चुका, वीकली पढ़ के मैं देख चुका, नहीं होता फ़ायदा। बैंक में करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा डीपली पूछा जाता है। मतलब मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं तो जैसे विंबलडन टूर्नामेंट होता है, तो विंबलडन टूर्नामेंट में कौन जीता ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, जो जीता है वो किस कंट्री से है ये भी नहीं आपसे पूछा जाएगा। ये पूछा जाएगा कि फर्स्ट रनर अप जो था वो कौन सी कंट्री से था या सेकंड रनर अप कौन सी कंट्री से था। तो मतलब बहुत डीपली क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे अभी मैंने कोई लेटेस्ट एग्ज़ाम दिया था, मेरे को याद नहीं आया, उसमें राम मंदिर के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन था कि वो कौन सी थीम पे बना है। अब मैंने बहुत कुछ राम मंदिर के बारे में पढ़ा था, पर उस टाइम मेरे को ये मैंने कहीं पढ़ा ही नहीं था कि कौन सी थीम पे बना है, तो वो बाद में फिर मुझे पता लगा। तो इस लेवल के मतलब डीपली क्वेश्चंस आते हैं। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, इससे भी ज़्यादा। तो इसलिए आपको करंट अफेयर्स जो है आपको डेली पढ़ना है, वो मैं सजेस्ट करूँगा। आप चाहें तो डेली वीडियोज़ जो होती हैं, जैसे आशीष गौतम सर हैं जो उस पर पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, आप उनसे पढ़ सकते हो। और अगर आप वीडियो ऐसा नहीं है कि आपको मतलब पूरी आप लाइव मत देखो, आप बाद में 1.5x पे 2x पे करके देख लो। कोई नोट्स वोट्स मत बनाओ, बस देख लो, शांति से आराम से देख लो। नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। रोज़ वीडियोस देखोगे, वो रोज़ अपनी वीडियोस में रिवीजन भी कराते हैं, तो वो आपका होता रहेगा। रोज़ डेली आपको करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। और जब मंथ एंड होता है, कोशिश करो कि अब हर वीकेंड पे भी आप एक वीकली पीडीएफ पढ़ लो। अब वो अफेयर्स क्लाउड की भी आप ख़रीद सकते हो, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ, या फिर आप जो है स्मार्ट कीड़ा की होती है, स्मार्ट कीड़ा का भी बहुत अच्छा है। मैंने स्मार्ट कीड़ा से ही किया था करंट अफेयर्स अपना, तो वो आप कर सकते हो। और तो डेली करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे हो, वीकली भी पढ़ो। और जब मंथ आपका ख़त्म हो जाए तो आपको मंथली पीडीएफ भी रिवाइज़ करनी है। और जब आपका एग्ज़ाम पास आ जाए, फॉर एग्जांपल मेंस का एग्ज़ाम आपका आ गया, उसमें अब क्योंकि प्रीलिम्स में तो करंट अफेयर्स ये सेक्शन ही नहीं होता, मेंस में ही होता है सिर्फ, तो मेंस के लिए ही आपको पढ़ना है। मेंस का जब आ जाए तो उसके बाद पिछले 6 महीने का आप सीधा अपना पीडीएफ से, मंथली पीडीएफ से रिवाइज़ कर लो। लेकिन डेली जीके आपको, डेली करंट अफेयर्स आपको पढ़ना ज़रूरी है, ये मैं सजेस्ट करूँगा। क्योंकि इतना डीपली पूछा जाता है कि आप सिर्फ मंथली पीडीएफ्स पढ़ के जाओगे ना तो उसमें काम नहीं बनेगा। आपको वो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आया है वो आपने पढ़ा हुआ होगा, लेकिन वो पॉइंट्स में दे देंगे आपको, 4-5 स्टेटमेंट्स दे देंगे और आपको पूछेंगे इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स सही हैं, ए बी सही है, ए बी सी सही है, कौन सी। तो फिर इतनी कन्फ्यूज़न हो जाएगी कि आपको डीपली नहीं, और डीपली आपको तभी याद रहेंगी चीज़ें अगर आप उनको डेली पढ़ रहे हो। तो करंट अफेयर्स का ये रहा। इंग्लिश का, अगर आप एक बिगनर हो, आपके इंग्लिश में अगर मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, इंग्लिश में मार्क्स अच्छे लाने के लिए आपको सबसे पहले अपनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छी करनी पड़ेगी बैंक के एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि बैंक की इंग्लिश डिफ़िकल्ट पूछी जाती है।
मेन उसमें रीडिंग का जो है सीन है। तो रीडिंग के लिए आप डेली एडिटोरियल्स पढ़ सकते हो, क्योंकि मैं द हिंदू के डेली एडिटोरियल्स पढ़ता था दोनों। और उसमें ऐसा नहीं है कि आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स अंडरलाइन करने हैं या उनका मीनिंग देखना है, ऐसा कुछ भी आपको करना नहीं है। सिर्फ आप पढ़ो, जो वर्ड्स आपको नहीं समझ में आ रहे हैं उनका बस मीनिंग देख लो और उसको पूरा समझने की कोशिश करो कि वो क्या है। रोज़ पढ़ो, मुश्किल से क्या 10 या 15 मिनट लगेंगे आपको एडिटोरियल पढ़ने में। 2 एडिटोरियल्स आते हैं बस, संडे को नहीं आता है, बाकी रोज़ आता है, तो आप वो पढ़ सकते हो। ठीक है, वो पढ़ोगे तो आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छी होती जाएगी। और रोज़ आप एक हाई लेवल आरसी सॉल्व करोगे और साथ में रोज़ एडिटोरियल भी पढ़ोगे, तो धीरे धीरे आप खुद देखना 1 महीने में ही आपको बहुत इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी अपनी इंग्लिश के जो आप मॉक दोगे उसमें जो मार्क्स आपके इंक्रीज़ होंगे उसमें। और एरर डिटेक्शन के लिए आप ये कर सकते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि गाइडली के आप वो ख़रीद सकते हैं मेंस बूस्टर। उसमें भी आपको जो इंग्लिश के जो सेक्शन होते हैं उसमें आपको एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप वो रोज़ सॉल्व कर सकते हो। तो आप टाइम आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन इतना है कि आप उसमें थोड़ा बहुत ये नहीं सोच सकते कि आप ये छोड़ दो या वो छोड़ दो। आपको सारी चीज़ें साथ में लेके चलनी पड़ेंगी और करंट अफेयर्स भी आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा। प्रैक्टिस आपको रोज़ करनी पड़ेगी और स्टार्टिंग में मॉक दो ताकि आपको पता लग जाए आपको क्या पढ़ना है, क्या आपको अभी फ़िलहाल ज़्यादा मेहनत की जिसमें करने की ज़रूरत है और किस में ज़्यादा मेहनत करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें आपको पता लग जाएंगी। आप अपना पूरा एफ़र्ट्स उस चीज़ में डालो जिसमें आपका टाइम ज़्यादा लग रहा है, उसका टाइम कम करो। शॉर्ट ट्रिक्स सीखो चीज़ों की। फॉर एग्ज़ाम्पल आप टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के क्वेश्चन आपको करने आते हैं, ठीक है, फार्मूले से आप कर लेते हो, लेकिन फार्मूले से बात नहीं बनेगी, क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन में फार्मूला लगाने बैठोगे तो एक क्वेश्चन आपका 1 मिनट खाएगा, 1.5 मिनट खाएगा, और आपको ये नहीं करना है। 10-15 सेकंड, 20 सेकंड के अंदर हद से हद आपको क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, ठीक है। वो चीज़ें हो जाएंगी। ये मतलब ऐसे घबराने वाली बात नहीं है इसमें कि स्टार्टिंग में किसी का भी नहीं होता। स्टार्टिंग में सबको ही ऐसा लगता है कि यार मेरे को तो 1-1, 1.5 मिनट लग रहा है। यहाँ तक कि जो प्रीलिम्स के सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह के क्वेश्चन होते हैं, मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, उसमें भी आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने में हो सकता है 3-3, 4-4 या 5-5 मिनट भी लग जाएँ, और एक सेक्शन में मिलते सिर्फ 20 मिनट हैं और एक क्वेश्चन में आप 5 मिनट लगाओगे तो आपको बहुत डिमोटिवेशन फील होगी कि लगेगा यार मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन मन बना लिया है आपने तो रुकना मत। सबके साथ ऐसा होता है, सब डिमोटिवेट फील करते हैं, सबको ऐसा ही लगता है कि यार नहीं है मेरे बस की बात। लेकिन आप रोज़ प्रैक्टिस करोगे, रोज़ मॉक दोगे, हर मॉक में अपने कुछ मार्क्स को इंक्रीज़ करने की कोशिश करो। नहीं हो रहे कोई बात नहीं, जिस चीज़ में आपको लग रहा है टाइम लग रहा है उसकी प्रैक्टिस करो, फिर मॉक दो। मॉक्स देना बहुत ज़रूरी है। बिना मॉक टेस्ट के आप एग्ज़ाम को नहीं निकाल पाओगे किसी भी हालत में, मैं आपको दावे के साथ ही कह सकता हूँ। तो कोई भी अगर ये सोच के चल रहे हो आप कि मॉक टेस्ट मैं जो है बाद में दूंगा, पहले पूरी की पूरी अपनी प्रिपरेशन कर लेता हूँ, तो ऐसा नहीं है। मॉक दो, फिर उसके बाद प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो और साथ साथ में मॉक देते रहो, क्योंकि मॉक से भी आपकी प्रैक्टिस ही हो रही है। मॉक में भी आप क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। अभी अपने आप को डिमोटिवेट मत करना। मॉक में अगर आपके कम मार्क्स आ रहे हैं, आने दो, कोई बात नहीं, ठीक है। उसको बढ़ाने हैं, मॉक टेस्ट में आप मार्क्स को बढ़ाना ही आपका टारगेट है। मॉक टेस्ट में आपके मार्क्स बढ़ गए, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा, आपका और पढ़ने में मन लगेगा। तो मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है। सिर्फ आंख बंद करके प्रैक्टिस करते रहोगे, पढ़ाई करते रहोगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। जैसे मेरा हुआ है, 1 साल मेरा पूरा वेस्ट हुआ है, मतलब मैं अगर बताऊं तो, और इन्हीं गलतियों की वजह से, क्योंकि मैंने मॉक टेस्ट स्टार्टिंग में बिल्कुल भी नहीं दिया। मैंने सिर्फ अंधों की तरह मैं कूद गया और बस प्रैक्टिस करने लगा और चीज़ें जो है शॉर्टकट्स वगैरह सीखने लगा। और मॉक मैंने देना तब स्टार्ट किया है जब एग्ज़ाम सर पे आ गए, और जब मॉक दिया तो पता लगा कि कट ऑफ जा रही है 80 और मेरे 40 मार्क्स भी नहीं आ रहे हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। आप मॉक देते रहोगे तो आपके मन में एक प्रेशर बना रहेगा कि आपकी स्पीड कम है, आप स्पीड बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस करोगे तो आप जो है शॉर्टकट सीखने जाओगे। आप हर चीज़ के जो है जैसे वेन डायग्राम्स वगैरह होते हैं जिनमें आप अपने लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में आप खुद ही यूट्यूब पे जाके सीखोगे, या फिर आप कोई पेड क्लासेस ले लोगे तो फिर तो आपको ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अपना उन्हीं के साथ जो भी सिलेबस में वो करा रहे हैं वो आप करते रहो। तो यही सब चीज़ें हैं, यही क्वेश्चंस आप सभी ने मेरे से पूछे थे। और हाँ, एक क्वेश्चन मेरे पास और आया था कि जॉब के साथ आपने कैसे तैयारी करी। तो यार देखो, स्टार्टिंग के 7 महीने मैंने जॉब के साथ नहीं करी थी। तो स्टार्टिंग में 7 महीने तो मैं घर पे ही बैठ के तैयारी कर रहा था, तो उसमें मेरे बेसिक्स वगैरह हो गए थे, ठीक है। उसके बाद मैंने जॉब ज्वाइन कर ली थी और मेरा ये रहता था कि मैं सुबह जल्दी उठता था, मतलब 4 साढ़े 4 बजे तक मैं उठ जाता था।
उसके बाद मैं मॉक देता था मेंस का, एक 3 घंटे का मॉक होता था। वो देने के बाद मैं फिर ऑफ़िस जाता था, फिर आने के बाद मैं उसको एनालाइज़ करता था, जो गलतियाँ होती थी उनको मैं सॉल्व करता था। और रात में जब तक पढ़ पाता था पढ़ता था, लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखता था मैं कि दिन ख़त्म होने से पहले मैं करंट अफ़ेयर्स की वीडियो ज़रूर देख लूँ या फिर उसको कोई पीडीएफ ज़रूर पढ़ लूँ, वो मिस नहीं करना है। मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ कि करंट अफ़ेयर्स को और इंग्लिश को, इन 2 चीज़ों को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। यही गेम चेंजर है, यही आपका एग्ज़ाम निकलवाएँगे। क्वांट और रीज़निंग के बेस पे अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आप धोखा खा जाओगे एग्ज़ाम में जाके, बहुत बुरा वाला। मेरी रीज़निंग बहुत अच्छी है, क्वांट्स उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मेरी रीज़निंग बहुत अच्छी है और मैं एग्ज़ाम देने जाता था रीज़निंग के ही दम पे कि रीज़निंग तो कर दूँगा और बाकी को देखा जाएगा। लेकिन एट द एंड जब मेंस का एग्ज़ाम दिया तो पता लगा कि इस हद तक रीज़निंग मुश्किल आई थी। मैं इसी आईबीपीएस पीओ के 2023 की बात कर रहा हूँ जो मेरा क्लियर हुआ है। इस हद तक रीज़निंग डिफ़िकल्ट आई थी। पता नहीं मेरे कितने मार्क्स आए थे रीज़निंग में, मेरे को याद नहीं है, पर बहुत कम, सबसे कम रीज़निंग में ही मार्क्स आए थे। क्वांट आसान आ गई थी हालाँकि, लेकिन गेम चेंजर वही था, रीज़निंग और इंग्लिश। और सिर्फ आईबीपीएस पीओ में नहीं, एसबीआई पीओ में भी जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, आप सबसे पूछ सकते हैं, जिनकी करंट अफेयर्स और इंग्लिश अच्छा था उनका एग्ज़ाम निकल गया, और जिनका क्वांट और रीज़निंग में जो महारथी थे ना, वो भी पीछे रह गए। तो इसीलिए मैं अभी आपको बिल्कुल एकदम स्ट्रिक्टली आपको करंट अफेयर्स और इंग्लिश फॉलो करनी है। आप इतना समझ लो कि रामबाण है, अगर आपने ये दोनों चीज़ें अपनी स्ट्रॉन्ग कर ली तो आपका पीओ मेंस निकालने से आपको कोई नहीं रोक सकता। बाकी रही बात इंटरव्यू की, तो वो आप अपना बाद में कर सकते हैं। उसके लिए 1 महीना 2 महीना जो मिलता है एग्ज़ाम के बाद, वो बहुत होता है। तो इंटरव्यू की टेंशन अभी आपको नहीं लेनी, सिर्फ मेंस तक को निकालने की टेंशन आप लो। और कोई भी क्वेश्चन अब आपके दिमाग में अगर आता है तो अभी भी आप पूछ सकते हो। मैं इंस्टाग्राम फिर से अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसमें भी आप डीएम करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। और जो बुक्स मैंने फॉलो करी थी क्वांट की, रीज़निंग और इंग्लिश की, इन तीनों बुक्स का भी मैं लिंक जो है इसमें अमेज़ॉन का लिंक होगा या फिर उनकी जो खुद की वेबसाइट भी है वैसे, उसका लिंक मैं आपको दे दूँगा, तो आप चाहें तो वो भी परचेज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।